राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं अदिति त्यागी हूं। टाइम मशीन में आपका स्वागत है। टाइम मशीन आपको लेकर जाएगी साल 1988 में, वो साल जब भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया था एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, और द्रौपदी के चीरहरण पर दुर्योधन को भेजा गया था गैर जमानती वारंट। इसी साल एक्टर आमिर खान और जूही चावला पर फैंस ने बरसाए थे पत्थर। यही वो साल था जब भारत को मिली अपनी पहली महिला लोको पायलट। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के टाइम मशीन का सफर और आपको दिखाते हैं 1988 की 10 बड़ी कहानियां। 1984 में इंदिरा गांधी और 1986-1987 में राजीव गांधी पर लगातार हुए हमले के बाद देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट यानी एसपीजी एक्ट लोकसभा में पारित किया गया था। क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट? एसपीजी प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय भौगोलिक सीमा के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वो क्षेत्र भी एसपीजी के अधिकार क्षेत्र में आता है। एसपीजी का कोई भी सदस्य छुट्टी नहीं ले सकता, उसे हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा। कोई भी एसपीजी का सदस्य एसपीजी में रहने के दौरान इस्तीफा नहीं दे सकता, इस्तीफे का अधिकार उसे नहीं होगा। एसपीजी का कोई सदस्य किसी राजनीतिक, श्रम यूनियन, ट्रेड यूनियन या फिर किसी दूसरी सामाजिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। एसपीजी में रहने के दौरान या ड्यूटी की बातों पर वो किताब नहीं लिख सकता है। एसपीजी पर ऑन ड्यूटी किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एसपीजी में सिर्फ वही काबिल लोग भर्ती होते हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट को पास करते हैं। सड़क, रेल, वायुयान, जलयान या पैदल या परिवहन के किसी अन्य साधन से यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्रियों की सामने से सुरक्षा की जाती है। एसपीजी का सुरक्षा दस्ता एक से अधिक लेयर में होता है जो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए कारगर होता है। उन्नीस में पहली बार जब टीवी पर महाभारत प्रसारित हुआ तो काफी पॉपुलर हुआ। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसके एपिसोड धीरे धीरे बढ़ाए जाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाभारत के चक्कर में दुर्योधन का रोल प्ले करने वाले पुनीत इत्सर को गैर जमानती वारंट तक भेजा गया था? जी हाँ, दरअसल महाभारत में पुनीत इत्सर दुर्योधन का रोल प्ले कर रहे थे और द्रौपदी के चीरहरण वाले दृश्य को देखने के बाद बनारस के एक व्यक्ति ने दुर्योधन यानी पुनीत इत्सर के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक इशू करवा दिया था, जिसके बारे में खुद पुनीत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। किसी ने मुझसे आकर कहा कि आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। बनारस के किसी व्यक्ति ने कहा कि आपने सीरियल में द्रौपदी का जो चीरहरण किया है उससे उसे दुख हुआ है, लेकिन किसी तरह बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने मामला सुलझा लिया। हर कोई इस मामले से हैरान था। आज आपको बताते हैं 1988 के उदार उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन के बारे में। बेहद सुलझे और सरल किस्म के व्यक्ति थे आर वेंकट रमन। उनसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। इस बात की गवाही देता है 1988 में होने वाला देश का सबसे सम्मानित बॉलीवुड अवार्ड शो दादा साहेब फाल्के। भारत सरकार ने फैसला किया कि ये अवार्ड बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर को दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त राज कपूर की तबीयत ठीक नहीं थी। बावजूद इसके 2 मई 1988 को ये अवार्ड लेने के लिए राज कपूर दिल्ली आए, क्योंकि राज कपूर अस्थमा के पेशेंट थे और उस दौरान दिल्ली में चल रही धूल भरी आंधियों की वजह से उनकी हालत खराब थी।
इसलिए अवार्ड सभा में राज कपूर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचे। स्टेज से जब उनका नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए अनाउंस हुआ तो राज कपूर अपनी सीट से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह उठ नहीं पाए। ये सब कुछ राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण के सामने हो रहा था। राष्ट्रपति ने राज कपूर की तकलीफ समझ ली और अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वह अवार्ड देने के लिए राज कपूर के पास खुद पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि इन्हें मेरी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाइए। बजरंगी 1987 में एक तरफ जहां चलो अयोध्या के नाम से रथ यात्रा निकाली गई, तो वहीं 1988 में अयोध्या में लगातार रामलीला का मंचन शुरू किया गया। प्रत्येक मंगलवार को जानकी महल के मोहन सदन में रामलीला शुरू की गई। करीब 1 साल तक ये सिलसिला चला, लेकिन फिर आगे चलकर रामलीला के मंचन को त्योहारों पर किया जाने लगा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के सुसनेर में शुक्रवारिया बाजार में स्टेट बैंक चौराहे पर स्थित श्री राम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर शहर के राम भक्तों और मंदिर के पुजारियों ने झांकी सजाकर प्रस्तावित 2 मंजिला श्री राम मंदिर की झांकी बनाई थी, जिस पर लिखा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, और बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। झांकी में तैयार किया गया ये मंदिर उस वक्त देश में चर्चा का कारण बना। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने भी इस झांकी की काफी तारीफ की थी। आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक से की थी। यह आमिर की पहली फिल्म थी जो रिलीज होते ही हिट साबित हुई थी। फिल्म में जूही चावला और आमिर खान की जोड़ी को भी बेहद पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली ही फिल्म के चक्कर में आमिर और जूही पर लोगों ने फेंके थे पत्थर? जी हाँ, बेंगलोर में फिल्म कयामत से कयामत तक के प्रमोशन के दौरान आमिर और जूही को प्रमोशन करने के लिए कई जगह जाना था, लेकिन दोनों सुबह जब एक इवेंट में प्रमोशन के लिए पहुंचे तो वहां से उन दोनों को जाने ही नहीं दिया गया, जिस कारण फिल्म मेकर्स और प्रमोशनल टीम ने जूही और आमिर को पीछे के रास्ते चोरी से निकालने का प्लान बनाया। और जब दोनों वहां से निकले और ये बात वहां मौजूद फैंस की भीड़ को पता लगी, तो उन्होंने दोनों की कार को रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि दोनों की कार पर पत्थर भी बरसाए, जिस वजह से आमिर के कार का शीशा तक टूट गया था। कहते हैं हौसले और मेहनत के बल पर दुनिया जीती जा सकती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले की सुरेखा यादव ने भी दुनिया जीती। ऐसी दुनिया जिसमें पटरियों पर रेल दौड़ाने का जिम्मा सिर्फ पुरुषों का था। 1988 में उस दुनिया में कदम रखते हुए एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी सुरेखा यादव। सुरेखा ने 1986 में रेलवे की परीक्षा दी, परीक्षा पास कर ली और भारतीय रेलवे बोर्ड ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। सुरेखा ने इंटरव्यू भी पास कर लिया और उन्हें कल्याण ट्रेनिंग स्कूल में बतौर ट्रेनिंग असिस्टेंट ड्राइवर भेजा गया। मुझे नहीं लगा था कि मेरा चयन होगा। वो नौकरी के लिए मेरा पहला आवेदन था। मैंने 1986 में सेंट्रल रेलवे में बतौर ट्रेनी असिस्टेंट ड्राइवर ज्वाइन किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी को पहला कदम उठाना था और समानता लानी थी। मुझे पता था कि देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ करने का यही मौका था। आगे चलकर 1988 में सुरेखा को गुड्स ट्रेन चलाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। साल 2000 तक सुरेखा को रेल रोड इंजीनियर बना दिया गया। रेल रोड इंजीनियर को ही लोको पायलट, ट्रेन ड्राइवर, मोटर वुमन कहते हैं। सुरेखा की ये उपलब्धि आग की तरह फैली और हर कोई उनके चर्चे करने लगा। उन्नीस 1988 में जब मालदीव में तख्ता पलट की योजना बनाई गई थी, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम संकट में घिर गए थे, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैक्टस के जरिए अपना दमखम दिखाया। मालदीव में साल 1988 में पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE के आतंकियों ने विदेशी सैलानियों के रूप में मालदीव में हमला कर दिया था।
पूरे शहर में प्लोटे के हथियार बंद आतंकी फैल गए थे और उन्होंने मालदीव के प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा जमा लिया था। इस भारी संकट के बीच मालदीव की सरकार ने पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, श्रीलंका जैसे कई देशों से मदद मांगी, लेकिन आखिरी समय में भारत सरकार ने उनकी मदद करने की ठानी। यह भारतीय सेना का पहला विदेशी मिशन था। 3 नवंबर 1988 की रात भारतीय वायुसेना और थल सेना ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया। 9 घंटे की लगातार उड़ान के बाद करीब 300 जवान हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये हवाई अड्डा माले की सेना के कंट्रोल में था। इसके बाद बड़ी ही चतुराई से भारतीय टुकड़ी राजधानी माले में दाखिल हुई। फिर माले एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया था। पच्चीस फरवरी 1988 ऐसा दिन था जब भारत के बारे में दुनिया का हर देश चर्चा कर रहा था। सुबह 11:23 पर जब काउंटडाउन खत्म हुआ तो भयानक आवाज के साथ पृथ्वी आकाश की ओर उड़ चली और भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नई इबारत लिखी। इस मिसाइल का विकास केवल एक शुरुआत थी और एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम कदम था, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा तकनीकी वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस पृथ्वी मिसाइल, जिसे बाद में पृथ्वी 1 मिसाइल कहा जाने लगा था, रातों रात विकसित नहीं हुई। 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। 1988 में पृथ्वी मिसाइल का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया गया, जिसका श्रेय भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम और इंदिरा गांधी को जाता है। ये भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर है। भारत द्वारा किए गए पृथ्वी के सफल परीक्षण के बाद दुनिया भर में हो हल्ला मच गया। नाटो के देश हैरान रह गए। परमाणु संपन्न 7 देशों ने हिंदुस्तान को तकनीक के हस्तांतरण पर रोक लगा दी, जिसका भारत पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आज टाइम मशीन में आपने सफर किया आजाद भारत का, जो 41 साल का हो चुका था। कल आपको टाइम मशीन में लेकर चलेंगे 1989 के सफर पर और दिखाएंगे कैसे आतंकवाद ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। जानेंगे किसने किया था तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी को किडनैप, कश्मीर में कैसे हुई थी कश्मीरी पंडितों के पलायन की शुरुआत और इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने से पहले क्या पढ़ाया गया था। ये सब कल देखिए मेरे साथ टाइम मशीन में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से राष्ट्रपति जी ने आतंकवाद की घोषणा की। कदम ब कदम